हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विथ सैंडी सर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। मनी एंड बैंकिंग ही क्यों स्टार्ट किया मैंने? छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर को मेरे साथ जुड़े रहकर पूरा चैप्टर आप देखना, और आपके मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी डाउट्स जो है वो पूरे के पूरे जो क्लियर हो जाएंगे। दो पार्ट्स में हम लोग करने वाले हैं ये वीडियो। पहले पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? मनी को समझेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे बैंकिंग को। तो स्टार्ट करते हैं। तो मनी बेसिकली है क्या? अगर हम लोग सिंगल डेफिनेशन अगर आपको पूछे कि मनी क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर ऐसी कोई भी चीज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी के बदले में आप कोई भी चीज जो है वो क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अब मनी से पहले क्या? सर जब मनी नहीं थी तो मनी से पहले क्या था? तो मनी से पहले जो सिस्टम चला आ रहा था हमारे यहां पर, वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोला जाता था? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? बार्टर सिस्टम ये वो सिस्टम हुआ करता था जिसमें क्या होता था, गुड्स के बदले में क्या किया जाता था, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, या गुड्स के बदले में क्या किया जाता था, सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर मनी तो थी नहीं। तो इसको सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता है। बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता है। यानी क्या होता है? कमोडिटी फॉर कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी बोला जाता है। अब बहुत लंबे टाइम तक ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन बार्टर सिस्टम में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली, कुछ लिमिटेशंस बोल सकते हो आप बार्टर सिस्टम की, वो देखने को मिली, या डिफिकल्टीज बोल सकते हो बार्टर सिस्टम में। अब क्या क्या डिफिकल्टीज थी? तो सबसे पहले लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखिए आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो आपको चीजों की वैल्यू पता है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि इस पेन के बदले मुझे अपना मोबाइल फोन दे दो, तो आप कहोगे सर नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपको वैल्यू पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पेन। और मोबाइल फोन की वैल्यू क्या है? तो आपको पता है कि मोबाइल फोन की जो वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, पेन की वैल्यू बहुत कम है। तो यहां पर हम लोग क्या रहेंगे? लॉस में रहेंगे। अब लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था? कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू के बारे में हम लोगों को जो है वो पता नहीं होता था। तो यानी कि अगर हम लोग वैल्यू देखें, अगर सपोज किसी पर्सन को कोई कॉबलर है, अगर उसको शूज, वो उसने शूज बनाए, अब उसको मिल्क चाहिए। अब ये जब एक्सचेंज करेंगे आपस में, तो ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि उन शूज के बदले में कितना लीटर मिल्क आएगा, क्योंकि वैल्यू का पता नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो देखी गई कहां पर? बार्टर सिस्टम में, जहां पर वैल्यू का पता नहीं था। तो इसमें जो है वो डिफिकल्टी होती थी एक्सचेंज करने में गुड्स एंड सर्विसेज का। सेकेंड जो प्रॉब्लम आई, दैट वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अब कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इत्तेफाक से। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब, सपोज एक पर्सन है, ए, इसके पास जो है वो क्या है? व्हीट है। और एक पर्सन है बी, इसके पास जो है वो क्या? राइस है। तो कोइंसिडेंटली ए को चाहिए राइस, बदले में ये क्या देगा? व्हीट। और बी को चाहिए व्हीट, और बदले में क्या देगा? बी राइस। तो यानी कि अगर कोइंसिडेंटली ये मिल जाते हैं, तब तो ये क्या कर सकते हैं? आपस में जो एक्सचेंज कर सकते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना हो, मींस कि अगर वो कोइंसिडेंटली वो पर्सन ना मिले, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सपोज करो कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं? थर्ड पर्सन को और ऐड कर लेते हैं, जिसके पास जो है वो क्या? शुगर। अब ए को चाहिए, सपोज करते हैं हम लोग, ए को चाहिए क्या? शुगर। ए को चाहिए शुगर, लेकिन सी को व्हीट नहीं चाहिए। सी को क्या चाहिए? राइस। और बी जो है, बी को क्या चाहिए? व्हीट चाहिए। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये दोनों आपस में जो है वो क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। यानी बी क्या करेगा? सी को जो है वो राइस दे देगा, सी क्या करेगा? बी को क्या कर देगा? शुगर दे देगा। और बाद में जो है ए और बी जो है वो आपस में क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। यानी बहुत घूम फिर के, यानी कि देखो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड में तो क्या है? सीधे सीधे हम लोगों ने क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। लेकिन जब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है, यानी अगर वो पर्सन कोइंसिडेंटली जो मिल रहा था वो मिलेगा नहीं, तो हमें बहुत घूमकर ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती थी। तो ये एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड।
अब थर्ड प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में देखी गई, दैट वाज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब देखो डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट होती है फ्यूचर पेमेंट्स, यानी कि ऐसी पेमेंट्स जैसे आज के टाइम पर सपोज करो आपने एक घर का काम लगाया, पेंट का काम लगाया, आपने एक रूम के पेंट का काम लगाया और आपको पेंटर ने कहा कि मैं 10,000 रुपीज लूंगा। आपने कहा ठीक है, आप पेंट कर दो। अब उसने पेंट कर दिया, आपने कहा ये 5,000 अभी रख लो, 5,000 मैं आपको आफ्टर 10 डेज दे दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 डेज के बाद भी जो बचे हुए 5,000 की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो जाएगी, वो 5,000 की वैल्यू 5,000 ही रहेगी। अब लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, डेफर्ड पेमेंट्स में जो है क्या प्रॉब्लम आती थी उस टाइम पर? अब सपोज करो सेम सिचुएशन है, एक रूम में जो है वो क्या करना है, पेंट करना है, और डिसाइड ये हुआ कि 10 kg वीट के बदले में जो है वो पेंट कर दूंगा। अब उसने क्या किया, पेंट कर दिया, और जिसने भी उससे पेंट करवाया उसने कहा कि ये 5 kg वीट ले लो और बचे हुए 5 kg जो है वो आप 10 दिन बाद ले लेना। अब यहां से प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है, क्या हो सकता है कि 10 दिन के बाद इस पेंटर को वीट ना चाहिए हो, उसको राइस चाहिए हो, और जो ओनर है जिसने उससे पेंट करवाया उसके पास राइस ना हो। तो यानी कि फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट्स यानी फ्यूचर पेमेंट्स की जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बार्टर सिस्टम में जो है फेस की गई। देन उसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो बार्टर सिस्टम में क्योंकि डे टू डे लाइफ जो हमारी बीत रही थी वो कैसे बीत रही थी, एक्सचेंज करके। एक्सचेंज किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। अब उसमें कुछ गुड्स ऐसे थे जिनको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज मतलब जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जो है वो टिकते नहीं है, खराब हो सकते हैं, उनको स्टोर करने की जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे कि वेजिटेबल, सपोज करो कि आपको बार्टर सिस्टम है, वेजिटेबल के बदले में आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन वेजिटेबल्स जो है वो आप बहुत लंबे टाइम तक आपके पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोई भी उस टाइम पर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था, तो गुड्स को स्टोर करने की जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उस टाइम पर जो है वो रहती थी। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब हम लोग समझते हैं कि सपोज करते हैं हम कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो 100 रुपीज है, आप गए शुगर लेने के लिए, आपने पूछा कि शुगर कितने की है, तो उन्होंने कहा कि शॉपकीपर ने कहा आपको कि 100 रुपीज की 1 kg है, सपोज एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो आपने कहा कि मुझे आधा kg शुगर दे दो, यानी कि आपने गुड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उस जो आपके पास रुपया है यानी 100 रुपीज है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, इजीली डिवाइड कर सकते हो। कैसे, आपने हाफ kg शुगर लिया, आपने उसको 50 रुपीज जो है वो दे दिए। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बार्टर सिस्टम की तरफ में क्या है कि सपोज करो एक आदमी के पास सोफा है, फर्नीचर है, ठीक है, अब उसे क्या चाहिए बदले में, मान लो उसको मिल्क चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, सोफे की एक टांग तोड़ देगा क्या, ये एक टांग ले लो और बदले में मुझे 2 लीटर दूध दे दो। ये तो पॉसिबल नहीं ना, 3 टांग वाला सोफा अच्छा थोड़ी लगेगा घर में, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। उस टाइम पर चीजों को डिवाइड नहीं, हमें समझ नहीं आता था कि कोई भी चीज अगर हमें लेनी है तो कोई चीज जो है वो हम लोग डिवाइड कैसे कर कर जो है उसको सामने वाले को दो, जो कि मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ये वाली प्रॉब्लम जो हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। नाउ सिक्स्थ जो हमारी डिफिकल्टी आई, दैट वाज डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब इसको हम लोग समझते हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज में। अब सपोज करो कि मैंने सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि एक पेंटर को बुलाया कि भाई मेरा घर पेंट कर दे, ठीक है, और मैं एक टीचर हूं। पेंटर को मैंने बुलाया कि भाई मेरा घर पेंट कर दे, मैं एक टीचर हूं। पेंटर ने आकर क्या किया, मेरा घर पेंट कर दिया। अब मैं बोलूंगा पेंटर को जाओ बच्चे ले आपने, मैं पढ़ा देता हूं। पेंटर बोलेगा मेरे तो बच्चे ही नहीं है, या मान लो अगर मेरे बच्चे हैं तो सर वो भी पेंट करते हैं, उनको पढ़ना ही नहीं है। तो यानी कि सर्विसेज के एक्सचेंज में एक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम आती थी। अब सपोज एक टीचर जो है, अब टीचर को छोड़ते हैं, टीचर वाला जो है वो चेंज करते हैं। अब मान लो एक डॉक्टर है और डॉक्टर एक इंजीनियर है। अब इंजीनियर के पास डॉक्टर गया कि भाई मेरा घर बना दे, तो इंजीनियर ने क्या कर दिया, डॉक्टर का घर बना दिया। अब ये थोड़ी कि डॉक्टर बोलेगा इंजीनियर को आओ बदले में तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन कर दो, इंजीनियर बोलेगा पथरी तो है नहीं। तो मतलब ये जो सर्विसेज का जो एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम उस टाइम पर जो था बार्टर सिस्टम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज के टाइम पर नहीं है क्योंकि मनी का इंट्रोडक्शन हो गया। तो यानी कि बार्टर सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है, लिमिटेशंस देखी गई, जिसके बाद जो है अगर हम देखें तो हुआ इंट्रोडक्शन किसका, मनी का। यानी कि मनी ने ओवरकम किया किसको, जितने भी ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम में आए, उन सारे के सारे ड्रॉबैक्स को क्या कर दिया, दूर कर दिया। कैसे, अब देखो मनी अब सर्व करता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी अब कोई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे आप क्या करो, किसी के पास भी कोई भी गुड आपने लेना है, क्या करो, उसको पैसे दो और बदले में क्या कर लो, गुड ले लो। तो यानी कि अब
मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है बनकर जो आपके सामने आया। देन मेजर ऑफ वैल्यू, अब आप किसी भी कोई भी गुड आपको खरीदने के लिए जाना है तो आपको हर एक गुड की वैल्यू पता होती है। अब वो वैल्यू कैसे पता होती है, तो एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, प्राइस। यानी आपको हर एक गुड का जो है वो क्या पता होता है, चाहे वो छोटा गुड है, चाहे वो बड़ा गुड है, सस्ता है, महंगा है, तो वो जो है आज आपको वैल्यू पता है। कब? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मनी के इंट्रोडक्शन के बाद। अब स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप इजीली जितना पैसा स्टोर करना है स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बार्टर सिस्टम में तो क्या होता था, पेरिशेबल कमोडिटीज होती थी, खराब होने वाली कमोडिटीज होती थी, लेकिन पैसा खराब नहीं होगा, पैसे की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रखो स्टोर करके, कोई दिक्कत। बैंक्स में क्या कर रहे हो आप, अपना पैसा जो है वो स्टोर करके रख रहे हो, बैंक्स में रख रहे हो, घर में रख रहे हो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। देन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स की जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रहती थी, जो कि मनी के इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो क्या हो गई, दूर हो गई। मतलब आप आज के टाइम पर आपको किसी से भी क्या करना है, किसी को भी अगर आपको क्या करनी है, फ्यूचर पेमेंट्स देनी है, यानी आज आप कोई भी काम करा लो, आप उसको जो है वो कल पैसे दे दो, ठीक है ना, या आप किसी से उधार ले लो, उसको कल पैसे दे दो, तो आज आप दे सकते हो। कैसे? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब मनी का मतलब है क्या बेसिकली, तो अब थोड़ा सा देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा कि ठीक है बार्टर सिस्टम के बाद मनी के इंट्रोडक्शन से वो प्रॉब्लम हमारी जो है वो क्या हो गई, वो दूर हो गई। अब मनी का मतलब है क्या, तो मनी ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज मेजर, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी अब देखो, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी पीछे जो मनी के जो मैंने आपको बेनिफिट्स या मनी की वजह से जो हम लोगों को जो है वो आसानी हुई, जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती थी, अब उसी को हमने क्या कर दिया, डेफिनेशन में डाल दिया। क्या बोला कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, ऐसी कोई भी चीज जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी गुड्स को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, और क्या, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी की कोई भी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड डेफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि मनी को हम लोग एज फ्यूचर पेमेंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारी जो है वो डेफिनेशंस मनी की अगर हम लोग देखें, जिसमें आ जाती है आपकी पहली लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब लीगल डेफिनेशन में क्या बोलता है मनी, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि अब बात हो रही है लीगल की, तो लीगल डील करेगा लॉ के साथ, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज। मनी क्या है, ऐसी कोई भी चीज जिसको कानून क्या बोल दे, मनी बोल दे। अथॉरिटी जो है वो क्या बोल दे, मनी बोल दे, वो क्या है, मनी है। एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन देखा, अब डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर क्या हुआ, पुरानी करेंसी क्या हो गई, बंद हो गई। यानी लॉ ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अब ये पैसा कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो जो पुरानी करेंसी है उस पुरानी करेंसी को मनी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और न्यू नोट्स जो है वो उन्होंने क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए और इंट्रोड्यूस कर दिए, और कहा कि अब ये जो न्यू नोट्स हैं ये जो है इनको कंसीडर किया जाएगा क्या, एज मनी। तो यानी कि लॉ जिस भी चीज को मनी बोल देगा वो क्या है, मनी है, ठीक है। और इसको हम लोग, मनी को हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज टू डिस्चार्ज डेट्स। अब यानी अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आपकी लायबिलिटी बनती है उस उधार को चुकाना, तो उस उधार को आप कैसे चुकाओगे, आप उस उधार को चुकाओगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, अब अगर हम लोग लीगली देखें, अगर हम लोग लीगली देखें तो मनी दो तरह की होती है। एक आपकी आ गई लीगल टेंडर मनी और दूसरी आ गई आपकी क्या, नॉन लीगल टेंडर मनी। अब क्या होती है लीगल टेंडर मनी, क्या होती है नॉन लीगल टेंडर मनी, वो समझते हैं। तो लीगल टेंडर मनी क्या होती है, इट मींस मनी अंडर द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि कानून के, मतलब जहां पर भी जिस भी जगह पर कानून चल रहा है, लॉ चल रहा है, ठीक है ना, तो लॉ जिसको बोल दे कि वो मनी है तो मींस वो मनी है। अब है क्या क्या, अब देखो जो भी करेंसी हमारे यहां जो भी चल रही है, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो नोट्स हो, जितने भी नोट्स और कॉइन हमारे पास है वो सारे के सारे क्या है, लीगल टेंडर मनी है। क्यों? क्योंकि लॉ ने इनको क्या बोल दिया है, मनी बोल दिया है। तो यानी हमें इनको क्या करना पड़ेगा, मनी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसी को क्या बोला जाता है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन में भी जो है कई बार पूछ सकते हैं। इसको बोला जाता है फिएट मनी, इसको बोला जाता है फिएट मनी। क्यों?
क्योंकि बेसिकली देखो फिएट मनी क्या होता है, अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि इस चीज को आप मनी बोलोगे, इस चीज को कंसिडर किया जाएगा एज अ मनी, तो हमें उसको मनी मानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फिएट मनी। ठीक है ना। तो ये जो लीगल टेंडर मनी है, ये आप इसको फिएट मनी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको एक अथॉरिटी ने, लॉ ने जो है वो क्या बोला है, इसको मनी बोला। ठीक है ना। और द लीगल टेंडर स्टेटस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मनी मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब यहां पर समझना, अब लिमिटेड और अनलिमिटेड की अगर हम बात करें, क्या कि सर लीगल टेंडर मनी, अब लॉ ने बोल दिया कि ठीक है भाई, जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मनी है, वो मनी है, मान लिया। अब उसमें भी लॉ क्या बोल रहा है कि भाई सभी चीजें जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, कुछ जो मनी है वो क्या है, लिमिटेड, जो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, कुछ जो है वो क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। सर मतलब, अब देखो लिमिटेड में क्या आ जाता है, अब सपोज करो कि किसी आदमी ने जो है 50 लाख का घर खरीद लिया। ठीक है, मुबारक हो, आपने 50 लाख का घर खरीद लिया, वीडियो देखते देखते ही आपने घर खरीद लिया। ठीक है, अब मान लीजिए 50 लाख का आपने घर खरीदा और आपने एक पूरा का पूरा ट्रक भरकर बोरी में कॉइन्स लेकर चले गए उस बिल्डर के पास और कहा सर ये लो पेमेंट। क्या करेगा बिल्डर? वो आप लोग बताओ ना, खरीदा तो आपने घर, ठीक है, क्या करेगा? वो बता देना, अच्छी ट्रीटमेंट करेगा, गलत ट्रीटमेंट, जाहिर सी बात है वो बोलेगा क्या कि भाई सिक्कों में तेरा 50 लाख रुपए गिनेगा कौन, कैसे गिनेगा? तो यानी इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कॉइन्स को हम लोग किसमें रखेंगे, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में। यानी एक सर्टेन अमाउंट तक आप क्या कर सकते हो, कॉइन को मनी कंसिडर कर सकते हो, यानी आप एक्सेप्ट कर सकते हो कॉइन को एक अमाउंट तक, 1000 रुपीज तक के कॉइन्स को आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप मना भी कर सकते हो, क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। अब इसमें सेकंड आ जाती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये वाली अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी यानी कि कॉइन्स के ऊपर जितने भी नोट्स हैं, बड़े बड़े नोट्स हैं, जितने भी करेंसीज है, उनको लेने से आप मना नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आता है। वो उसकी जो भी कोई भी गुड्स सर्विसेज अगर आपको लेना है, उसके लिए एक्सचेंज करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप नोट्स वगैरह दे रहे हो, तो वो अनलिमिटेड में आता है। उसको कोई भी, क्योंकि देखो लॉ ने बोला है कि ये पैसा है, आप इसको मना नहीं कर सकते कि भाई मैं इस करेंसी को लेने से मना कर रहा हूं। अगर मना करोगे तो आजकल पता नहीं जेल में चक्की पिसवाते हैं नहीं पिसवाते हैं, बट देख लेना मना करके। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ लीगल टेंडर मनी के बाद क्या आ गया, नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब नॉन लीगल टेंडर मनी, इसको ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं, इसको वॉलंटरी मनी भी बोलते हैं। अब ऑप्शनल मनी, वॉलंटरी मनी, ये बेसिकली इसको मनी कंसीडर किया जाता है, इसको लॉ नहीं बोल रहा, ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर जो है वो कंसीडर किया जाता है मनी। सर म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब क्या? सपोज करो आपने किसी के साथ कोई चीज खरीदी आपने किसी से, और आपने बदले में उसको क्या दिया, चेक दिया। अब चेक को कंसीडर किया जाता है नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है ना, मना भी कर सकता है सामने वाला बंदा, जो वो बोल सकता है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, जो है वो चेक नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो नॉन लीगल टेंडर मनी है, उसको लॉ नहीं बोल रहा है। लॉ कह रहा है भाई अगर आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास है कि भाई मेरा चेक जो है वो बाउंस नहीं होगा, मेरा चेक जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है भाई आप एक्सेप्ट कर लो इसको, तो उसको फिर एक्सेप्ट किया जाता है एज नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं, वॉलंटरी मनी भी बोलते हैं, जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। इसको फिड्यूशियरी मनी भी बोला जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन में निकलते हैं, ये एमसीक्यूज में जो है वो आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं ये वाले, इनको फिड्यूशियरी मनी भी बोला जाता है। फिड्यूशियरी का मतलब ऐसी मनी जिसको एक्सेप्ट किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी को। अब मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फंक्शंस देखेंगे मनी के, प्राइमरी फंक्शंस जिसको बोलते हैं। तो ये वाले फंक्शंस आप ऑलरेडी अभी जस्ट पीछे पढ़कर आए हो, अभी पढ़ाया है मैंने, क्या जल्दी जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए। क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अभी बताया था कि मनी जो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग जो है वो ले सकते हैं मनी को एक्सचेंज करके। ओके, देन यूनिट, मेजर यूनिट्स ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज की जो है वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस में जो है विद द हेल्प ऑफ मनी जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि इस गुड की जो है वो कितनी वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं हम लोग। सेकेंडरी फंक्शंस में ये भी आपको मैं अभी जस्ट पढ़ाकर हटा हूं, ऊपर अभी पढ़ा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, तो यानी कि मनी को जो है वो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि
अगर आप फ्यूचर में भी दोगे तो ऑलमोस्ट मनी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। और सेकंड, मनी को जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में भी जो है वो क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। और जो बाकी कमोडिटीज के मुकाबले में अगर आप मनी, अब जैसे पेरिशेबल गुड्स थे, स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी, खराब हो जाते थे, तो मनी को आप जब तक स्टोर करके रखो, ड्यूरेबल गुड है, आप उसको स्टोर करके रखो, फ्यूचर में आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो मनी को उठाओ और क्या कर दो, पे कर दो। देन उसके बाद आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं कि मनी जो है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे पेरिशेबल गुड्स है उनको आप स्टोर नहीं करके रख सकते थे, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ड्यूरेबल जो है ये इन कंपैरिजन टू दोज पेरिशेबल गुड्स जो वाटर सिस्टम में खराब हो जाते थे, मनी जो है वो क्या ड्यूरेबल है और इजी और बहुत इकोनॉमिक है इसको क्या करना, स्टोर करना। और जनरली इसको सेम पॉइंट यहां पर आ गया, जनरली सब लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं। देन उसके बाद मनी की जो वैल्यू है रिलेटिवली वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि भाई मनी जो है, मनी के फॉर्म्स ये भी पढ़ा चुका हूं, अभी जस्ट पढ़ाया। फॉर्म्स ऑफ मनी में आपको मैं फिएट मनी पढ़ा चुका हूं एंड फिड्यूशियरी मनी आपको पढ़ा चुका हूं। क्या बताया था, फिएट मनी वो मनी जिसको क्या कर रहा है, लॉ जो है बोल देता है कि ये मनी है, ठीक है, अथॉरिटी बोल रही है कि ये मनी है, ठीक, उसको मानना पड़ता है हमें, क्या है, जनरली एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये मनी है। फिड्यूशियरी मनी मैंने आपको क्या बताया था, जो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर जो कंसीडर किया जाता है मनी, जैसे चेक मैंने आपको बताया कि चेक जो है वो एक म्यूचुअली जो एक ट्रस्ट के ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, एग्जाम में भी आ सकता है, ये भी शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं। बहुत पहले सीबीएसई जो है वो पूछता था, अब अगर शॉर्ट आंसर में ना पूछे तो एमसीक्यूज में तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है वो सीबीएसई, आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे आपके सिलेबस में, तो ये वाले जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में एमसीक्यू में जो है वो आपके जो है पूछ सकता है। ओके, अब फुल बॉडीड मनी क्या होता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन से समझते हैं। कैसे, देखो, इट refers to the money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued। समझना इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो ये क्या है, एक कॉइन है, ठीक है। अब ये जो कॉइन जो होता है ना, इस कॉइन की दो वैल्यू है, दो तरह की वैल्यू होती है। एक जो वैल्यू है जिसको बोला जाता है फेस वैल्यू, और सेकेंड जो वैल्यू होती है जिसको बोला जाता है कमोडिटी वैल्यू। क्या बोला जाता है, कमोडिटी वैल्यू। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो ये कॉइन है, कॉइन के ऊपर मान लो 1 रुपया लिखा है, तो ये 1 रुपया जो है ये फेस वैल्यू है किसकी, इस कॉइन की जो वो फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपया। और ये कॉइन जिस चीज से बना है वो उसकी क्या होती है, कमोडिटी वैल्यू, जिससे बना है। अब सपोज जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या हुआ करते थे, गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है। अब अगर मान लो एक गोल्ड कॉइन के ऊपर अगर 1 रुपया लिखा है, तो इनकी दोनों की जो वैल्यू है, यानी कि फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होती थी, बराबर होती थी। इसका मतलब क्या है कि यानी अगर आप इस 1 रुपए के कॉइन को, जो कि गोल्ड का, भले ही गोल्ड का बना उस टाइम पर, इसको अगर आप बेचते तो आपको बदले में एक और गोल्ड का कॉइन ही मिलता, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल पाता। यानी क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू, यानी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर थी, कमोडिटी वैल्यू, यानी जिससे वो बना है, गोल्ड से बना है, वो वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर थी। उसको अगर आप बेचते भी, आप पिघला कर भी बेचते, तभी भी आपको क्या मिलता, आपको 1 ही रुपया मिलता, ठीक है। अब सेकंड जो है वो क्या है, क्रेडिट मनी। अब सेम एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आज के टाइम पर, अब आज के टाइम पर, अब देखो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स के टाइम पर सिल्वर कॉइन चलते थे, गोल्ड कॉइन जो है वो चलते थे। अब स्कार्सिटी होने लगी गोल्ड में, गोल्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगी। तो आज के टाइम पर अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या जब कॉइन हमारे जब मिंट होने लगे, जब हमारे लिए यहाँ पर कॉइन बनाए जाने लगे, तो इस चीज को ध्यान में रखा गया कि अगर हम गोल्ड के कॉइन, एक तो गोल्ड की शॉर्टेज थी, या अगर हम प्रीशियस मेटल के अगर हम कॉइन बनाएंगे, और लोग तो क्या करेंगे, उसको पिघला पिघला के बेचने लग जाएंगे। तो इसीलिए क्रेडिट मनी कौन सी मनी होती है, जिसमें जो फेस वैल्यू है कॉइन की इज ग्रेटर देन क्या, कमोडिटी वैल्यू। फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। यानी आज के टाइम पर जो कॉइन्स बन रहे हैं, जो कॉइन्स चल रहे हैं हमारे यहां पर, वो जो कॉइन्स जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं एलॉय के। यानी आज अगर आप 1 रुपए को डिफेस करो, उसको पिघलाओ, पिघला कर आप वापस क्या करने जाओ, बेचने के लिए जाओ, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। तो फेस वैल्यू मैटर करती है। तो इस मनी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
इस मनी को बोला जाता है क्रेडिट मनी। ओके, आई होप यहां तक सब क्लियर है। आगे चलते हैं। अब मनी सप्लाई। अब देखो, सबसे पहले ये वाला जो कंसेप्ट है, इस वाले कंसेप्ट में बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कैसे? मनी सप्लाई क्या है? तो मनी सप्लाई का मतलब समझो। देखो, इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी सर्कुलेशन में है, जिस मनी को हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, जिस मनी को हम लोग जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिस मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जिस मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जिस मनी को, और ये मनी हमारी पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेटेड है, जिसको हम लोग हाउस होल्ड जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मनी सप्लाई। सर्कुलेशन जब इकोनॉमी के अंदर होती है, यानी कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जिसमें आपके करेंसीज भी आ गए, नोट्स भी आ गए, करेंसी नोट्स भी आ गए, आपके कॉइन्स भी आ गए, और क्या, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? आपने बैंक में अपने पैसा सेव किया है, किसी भी टाइम पर आप जाकर ऑन डिमांड अपना पैसा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपका पैसा, आप उसको क्या कर सकते हो, खर्च सकते हो। इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहां पर यह बोला कि जो पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास जो भी करेंसी नोट्स है या कॉइन्स है, या उनके जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है जो कहां पर है, बैंक में उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं, वो जो है क्या होता है, मनी सप्लाई। अब यहां से ध्यान रखना, अब कई बार एग्जाम में अगर पूछ ले, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, या क्या कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा है, क्या वो मनी सप्लाई है? तो नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि देखिए, जितने भी सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास जो पैसा पड़ा है वो इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव का मतलब वो सारे के सारे सिटीजन्स उस पैसे को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उस पैसे को जो है वो यूज कर सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकती है, या बाकी और किसी चीज के लिए यूज कर सकती है। तो यानी वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो हम लोग जो है उसको जो है वो मनी सप्लाई नहीं बोल सकते। अब वैसे ही कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा, अब कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा, उस पैसे को भी जो है वो हम लोग जो है वो मनी सप्लाई नहीं बोल सकते, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने जो पैसा अपने पास रखा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, मान लो वो रिजर्व्स बेसिकली क्या है, वो अपने रेगुलेटरी मेजर्स पूरे कर रहा है उससे, यानी उसको आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी है कि आपको क्या करना है, अपने पास जो है वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना है, लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो उस पैसे को जनरल पब्लिक जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, उस पैसे को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए पैसा नहीं है। हाँ, अगर आप बोलोगे सर हम लोन भी तो लेते हैं कमर्शियल बैंक से, हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन भी तो, देखो वो ब्रॉडर टर्म है मनी का, ठीक है ना, लेकिन इन जनरल जो रिजर्व रखता है कमर्शियल बैंक अपने पास, या जो भी पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है, उसको हम लोग जो है मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते हैं। और ध्यान रखना कि ये जो जितने जो भी आपका सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, दीज आर द सप्लायर्स ऑफ द मनी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर ये जो लास्ट टॉपिक है आपका, और इस टॉपिक के बाद जो है आपका मनी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो देखो सिंपली अभी मनी सप्लाई, जस्ट मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन, जो भी पैसे का सर्कुलेशन इकोनॉमी में होता है हमारे, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, तो यानी कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई का मतलब क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जितना भी पैसा इन द फॉर्म ऑफ, चाहे आप नोट्स बोल लो, चाहे आप कॉइन्स बोल लो, जितना भी पैसा है जो जनरल पब्लिक के पास है, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, जो भी उनका पैसा किसके पास पड़ा है, कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट पड़े, जिनको वो कभी भी जो है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो मनी सप्लाई। अब यहां पर ये जो लास्ट टॉपिक है M1, M2, M3, M4, ये मनी सप्लाई को मेजर करने के जो है वो 4 फॉर्मूले हैं, जहां से आप जो है वो क्या कर सकते हो, मनी को जो है सप्लाई कर सकते हो। यहां पर ये जो चारों फॉर्मूले में से आप समझ लो कि अगर आएगा भी तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि M1 में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें M1 आ गया, M1 इज इक्वल टू क्या हो गया, सी क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, जो मैंने बताया अभी आपको। डीडी आ गया क्या, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स, यानी कि कमर्शियल बैंक्स में जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो जनरल पब्लिक ने रखे हैं, जिसको ऑन डिमांड हम कभी भी निकाल सकते हैं, वो भी जो है वो क्या है, उसको डीडी बोलते हैं। ओडी आते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी आरबीआई के पास जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, ठीक है ना, या कोई बाहर फॉरेन गवर्नमेंट का जो है वो पैसा आ रहा है, वो अदर डिपॉजिट्स के अंदर आता है।
M2 देखो ये जनरल सा टर्म है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 1 मार्कर का एमसीक्यू में आता है ये। M2 क्या हो गया आपका M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी आपने सेविंग डिपॉजिट रखे हैं, यानी M1 पहले वाला ये पूरा का पूरा, ये M1 पहले के पहला वाला जो है पूरा का पूरा आ गया, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग डिपॉजिट रखे हैं। M3 आ गया M1 यानी ये पहला का पहला पूरा, प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, एफडी, जो भी फिक्स डिपॉजिट हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम लोग जो भी पैसा जो है वो निकालते हैं, तो वो आ गया। M4 में क्या आ गया आपका M3 यानी कि ये 3 पूरा का पूरा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी जितने भी टोटल डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है हम लोग जो है वो रखते हैं, एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट्स ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये 4 जो है वो आपके कंपोनेंट्स आते हैं, जहां से 4 फॉर्मूला है, जहां से आप जो है मनी सप्लाई को जो है क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। यहां से 1 मार्कर का ही क्वेश्चन निकलता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो यहां से नहीं निकलता है। लास्ट में बचा है हाई पावर्ड मनी क्या होता है, ये भी बहुत बारी अक्सर देखा गया है कि ये 1 मार्कर में जो है वो पूछा जाता है। तो हाई पावर्ड मनी बेसिकली जो भी करेंसी किसके पास पड़ी हुई है, जनरल पब्लिक के पास पड़ी हुई है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ नोट्स प्लस कॉइन्स और कैश रिजर्व बैंक के, जो यानी कि लोगों के पास जो भी पैसा पड़ा है इन टर्म्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, प्लस जितने भी कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी रिजर्व, कैश रिजर्व, जिसको आरबीआई ने उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि वो अपने पास मेंटेन करके रखे क्या, उन रिजर्व्स को, तो ये पैसे को मिलाकर बोला जाता है क्या, हाई पावर्ड मनी। ओके, तो ये यहां तक जो है मनी का आपका जो है वो चैप्टर था। अब बैंकिंग जो है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट कवर करेंगे हम लोग। तो आई होप कि मनी जो है आपको चैप्टर जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।